नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद कोर्ट ने पार्षद राजेश शर्मा और उनके कारोबारी साझेदार पर रुपयों के विवाद में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। रायतगंज के दवा के एक थोक कारोबारी ने दवा आपूर्ति के 43,72,000 रुपए नहीं दिए। पीड़ित ने रुपए मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। रायतगंज स्थित एकॉन्स हेल्थ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक साहिल अरोड़ा और अविनाश अरोड़ा ने नगर निगम पार्ट 59 से बीजेपी पार्षद राजीव शर्मा और उनके पार्टनर विकास गर्ग के फर्म निर्मल फार्मेसी को बीते वर्ष अप्रैल, मई और सितंबर से इस वर्ष जनवरी तक लाखों का माल दिया था। कुछ दवाएं वापस भी की गई। पीड़ित के अधिवक्ता परविंदर नागर के मुताबिक निर्मल फार्मेसी पर एक्रोस हेल्थ सॉल्यूशन के 43,12,000 रुपए बकाया हैं। रुपए मांगने पर कारोबारी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि पुलिस से पीड़ित ने शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक पांडे ने अर्जी पर सुनवाई करने के बाद पेश सबूत के आधार पर राजीव शर्मा और विकास गर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को आदेशित किया है कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर की प्रतिलिपि अदालत में प्रस्तुत करें। पैसे की लेनदेन से जुड़ा हुआ मामला है। पार्षद राजेश शर्मा पर एफआईआर के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और एफआईआर की प्रतिलिपि भी जो है कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा गया है। तो गाजियाबाद कोर्ट के पुलिस को आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है, तो ऐसे में ये बदलता हुआ मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आ रहा है, जिसमें स्किन से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। ये बीमारियां सीजनल बीमारियां भी कहलाती हैं, जो सीजन में मौसम के साथ आती हैं और हमारे शरीर को कई तरह से प्रभावित करती हैं। ऐसे में लोग समय समय पर डॉक्टर्स की सलाह भी लेते हैं। इन्हीं सीजनल बीमारियों को लेकर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने डॉक्टर आरपी पांडे से खास बातचीत की है। इस चर्चा में क्या कुछ खास रहा वो भी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्किन को लेकर के खासतौर से तमाम लोग इस गर्मी के मौसम में उनको कई बार ये होता है कि खासतौर से वायरल है, मौसम भी ठंडा गर्म है। मैंने बहुत से लोगों को देखा भी आपके इस पे कि आपके क्लिनिक पे स्किन को लेकर के बड़े परेशान होते हैं। क्या एडवाइस होगी आपको हमारे दर्शकों को स्किन को लेकर के, अगर कोई दिक्कतें आई तो किस प्रकार से उस पर उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अभी अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो इस समय वेदर है, तो मौसम है कि गर्मी और उमस से मिला हुआ मौसम है। ह्यूमिडिटी भी है और हीट भी है वेदर में। तो इस वेदर में बहुत सारे जो मतलब मैं कहूँगा अगर थ्रूआउट ईयर में कंपेरिजन करें तो नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज्यादा इसी सीजन में होते हैं जिनको स्किन की दिक्कतें होती है। रैशेस हैं, एलर्जीज हैं, फंगल इन्फेक्शन हैं, इची है, रिग्मा है, बॉयल है, फुंसी है, पिंपल्स है। ये सारी प्रॉब्लम इस वेदर में सारे एग्रेवेट्स होते हैं। तो एडवाइस ये है सबके लिए कि जो मौसम डायरेक्ट स्किन के कॉन्टेक्ट से है या बहुत देर तक धूप में रहकर काम करने वाले लोग हैं, तो बहुत देर तक पसीने में काम करने वाले लोग हैं, तो बीच बीच में गैप में मीन्स बहुत लंबे समय तक सन एक्सपोजर में ना रहे या बहुत समय उमस या चिपचिपे अगर मौसम में इसमें कुछ काम करते हैं जो स्किन जिस एरिया में खुली रहती है आपकी, तो उसको बार बार वाइप करके ड्राई रखने की कोशिश करें, जिससे एलर्जी से या इन्फेक्शन से बचाव हो सके। तो एक बड़ा सवाल अक्सर आता है, खासतौर से जो हमारे यहाँ प्रोग्राम्स भी होते हैं तो दर्शक कॉल करके पूछते हैं
स्किन ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कोई डिजीज या हम उसको कोई बीमारी नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्हें ये कंफ्यूजन होती है कई बार उनको मेडिकल स्टोर पे जाकर के उनको कोई लोशन या कोई क्रीम दे करके उनको ये हो जाता है, आश्वासन मिलता है कि ये आपको ट्रीटमेंट करेगा। नहीं है तो उनके कभी कभी एक्सपीरियंस जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, जो अपना नॉलेज के हिसाब से मेडिसिन देते हैं, वो लोगों को नुकसान भी कर जाती है। तो मैं तो सच में सलाह ये दूंगा सभी पेशेंट्स को, अगर एलर्जीज हैं, बहुत सारी चीजें तो सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद से भी ठीक हो जाती है घर में, लेकिन अगर चीजें खुद से कंट्रोल नहीं होगी तो मेरी राय ये रहेगी आप किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को दिखा करके ही मेडिसिन परचेज करें, केमिस्ट के पास डायरेक्ट ना जा करके। ये मेरी राय है। दोस्तों आखिरी सवाल, मेडिस्कल्प क्या है ये मैं दर्शकों को बताइए, और मेडिस्कल्प पे आने के लिए आप किस प्रकार से आ सकते हैं, आप अपना टेलीफोन नंबर देना चाहें वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, और मेडिस्कल्प ही क्यों आना चाहिए ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। मेडिस्कल्प हमारा इंस्टीट्यूट है, क्लिनिक है, जहां पर हम सारे स्किन और कॉस्मेटिक से प्रोसीजर्स करते हैं, लेजर्स होते हैं, मीन्स स्किन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं, लगभग सारी चीजें हमारे यहाँ ट्रीट करी जाती हैं। और मेडिस्कल्प क्यों आए, तो मैं बहुत ओपन सी बात है, मेरा सबसे एडवाइस कहना यह है कि मेडिस्कल्प आप कभी भी किसी भी वक्त कैसी भी क्वेरी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कर सकते हैं। आपको बहुत पैसे को लेकर के या किसी चीज को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आप आएंगे, आपका हमेशा वेलकम रहेगा, आपकी क्वेरी एंटरटेन करी जाएंगे, हमसे जो भी पॉसिबल है हेल्प हो सकेगी स्किन के संबंध में आपकी करी जाएगी। मिस आप यहाँ जब भी आएंगे तो यहाँ से आप परेशान या निराश होकर मिल जाएंगे। उधर गोरखपुर में राजगिद्ध के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रजनन के लिए जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आइए आपको भी सुनाते हैं। और उन्होंने देखा कि राक्षस उनका अपहरण करके ऐसे ही ले जा रहा है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा हो। यानी एक कसाई गाय की हालत जो करता है, उस प्रकार की स्थिति देख करके उस समय ये जानते हुए कि मैं निहत्था हूं, और ले जाने वाला जो डकैत है, जो चोर है, वो कोई और नहीं रावण है। तो रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए थे और उसको पूरी तरह घायल भी करने का काम किया था। कहते हैं गिद्धराज जटायु की मित्रता महाराज दशरथ से थी, और महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और नारी गरिमा को बचाने के लिए उस समय रामायण काल के पहले बलिदानी के रूप में जटायु राज ने, गिद्धराज ने जटायु के रूप में अपना बलिदान दिया। और इसीलिए आप अयोध्या जाते होंगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप जाएंगे तो मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चोटी बनी है, उसमें विशाल काय एक प्रतिमा बनी है जटायु राज की, जटायु की, गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा वहां सामने बनी है, जो राम मंदिर की तरफ लगातार देख रहा है। बहनों भाइयों, मित्र को मित्रता कैसे होनी चाहिए यह भी जटायु से देख लीजिए। वचन कैसे निभाने चाहिए यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा। और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती हैं, इसके पीछे एक कारण है, वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने,
का दायित्व गिद्धराज जटायु कर रहे हैं। और आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे, इस धरती की सुक्ति के लिए भी जो कार्य गिद्धराज के द्वारा किया जाता है, गिद्धों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहां पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है, मेट्रो की नई नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है। लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं, भसंताई गिद्ध संरक्षण केंद्र में जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहां वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे यहां दायित्व बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। यूपी पहला राज्य है देश का और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे ही होंगे और मुझे लगता है, क्यों फतेह बहादुर सिंह जी, 17 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब 17 के बाद अब पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनकी रक्षा हो रही है और उनको बचा करके हम न केवल प्रकृति को बचा रहे हैं बल्कि अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हरियाली नहीं रहेगी, प्रकृति नहीं बचेगी तो मानवता के सामने संकट आएगा। आज आप क्लाइमेट चेंज देख रहे होंगे, असमय बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बादल फटने की घटना, आकाश से बिजली गिरने की घटना। जब बारिश होनी है, पूरी फसल चक्र ही चेंज करनी पड़ रही है। एक क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव, प्लास्टिक के कचरे को दूर करना, प्लास्टिक मुक्त करना, ये हमारे गौवंश को भी नुकसान करता है, खेती को भी नुकसान करता है, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन साथ साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। आज पेड़ न कटे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिलाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि जो 1 करोड़ 86 लाख कनेक्शनधारी उत्तर प्रदेश में है, इन सभी को हम होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और हमारी सरकार इसको उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। अभी दीपावली आएगी, फिर फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये जंगल केवल जंगल नहीं है, ऑक्सीजन के भी हमारे केंद्र है, लेकिन साथ साथ इनके माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं।
प्रकृति और जीव जंतुओं को बचा सकते हैं, मनुष्य को भी बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और उसी का निर्वहन करने के लिए इसकी एक शुरुआत आज यहां पर हुई है। वन विभाग ने अन्य तमाम कार्य किए हैं, जैसे 100 वर्ष पुराने पेड़ों को बचाने के लिए हेरिटेज वृक्षों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की है। उनको चिन्हित करना, उनको बचाने की तैयारी करना, उन्हें हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना। और साथ साथ प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है, पहले की तुलना में अधिक से अधिक लोग इनके नजदीक आ सके, इसके लिए वेटलैंड की घोषणा करना, पक्षी विहार बनाना, टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करना, वहां पर भी उनके संरक्षण के लिए नए नए उपाय करना। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जंगलों के दायरे भी बढ़े हैं, आज प्रदेश में हरियाली का दायरा भी बढ़ा है। प्रदेश के अंदर हम अन्य जंगली जीव जंतुओं को बचाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। नदियों को भी संरक्षण इसी बहाने किया जा रहा है। लोग तो प्राय नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अमृत सरोवर के नाम पर जल संरक्षण करने के साथ साथ उसके माध्यम से भी लोगों को जल संरक्षण के लिए और प्रकृति को बचाने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की जा रही है। आज यही कारण है कि डॉल्फिन फिर से जो जल की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है वह फिर से दिखाई दे रही है। और आज यह विकास की एक क्रमिक परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण को बचा करके जब हम विकास करेंगे वह हमारे लिए सस्टेनेबल हो पाएगा, लंबे समय तक उसका उपयोग हम कर पाएंगे। और जब प्रकृति की कीमत पर विकास होगा वह हमारे लिए क्षणिक ही उपादेय होगा, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हमारे लिए खतरनाक होंगे। और इसलिए पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए आज हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पवित्र कार्य है। हरियाली तीज के अवसर पर नारी गरिमा के प्रति रामायण काल का पहला बलिदानी जटायु के वर्तमान पीढ़ी के संरक्षण के लिए यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। और जब यह स्थापित हो रहा है तो इसको केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना है। आज मैं वन विभाग से कहूंगा कि यहां पे एक फॉरेस्ट्री कॉलेज भी बनाइए, जहां पर फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए पाठ्यक्रम यहां पढ़ाए जाए और फिर उसकी डिग्री डिप्लोमा के कार्यक्रम हो, जिससे वन विभाग के विभिन्न पदों पर उनको नौकरी मिल सके। और हम वनों के संरक्षण के साथ साथ उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट जोन के अनुसार फॉरेस्ट्री को विकसित करने और इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम भी हम कर सकेंगे। एक बड़ा कार्य यह इस क्षेत्र के लिए हो सकता है और उस दिशा में इस प्रयास को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर हम आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हैं, तो नए उत्तर प्रदेश में हमारा गोरखपुर भी कहां पिछड़ने वाला है। गोरखपुर विकास की गति में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बंद पड़ा खाद कारखाना फिर से चालू हो गया है। एम्स गोरखपुर में प्रारंभ हो गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज बेहतरीन सेवा पहले की तुलना में दे रहा है। 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी चारों ओर से हुई है। गोरखपुर का जू जो प्राणी उद्यान है, आज आप देखेंगे वहां जाकर के आपको प्रकृति के साथ कुछ समय रहने का अवसर प्राप्त होगा। गोरखपुर का रामगढ़ ताल एक नए कलेवर के साथ आज आपको देखने को मिलेगा। गोरखपुर की सड़कों की लाइटिंग हर एक को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर देती है। और इन स्थितियों में आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से इस जटायु संरक्षण केंद्र के लिए आप सबको बधाई देता हूं। हरियाली तीज की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वन विभाग जिस गति के साथ प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है,
यह और भी मजबूती के साथ आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ प्रत्येक नागरिक को स्थानीय स्तर पर गाइड बनाने की व्यवस्था हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिससे लोगों के मन में अपने पर्यावरण के प्रति और भी जागरूकता पैदा हो। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत आभार। इसी के क्रम में अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर देने की लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षण और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी एवं बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के साथ। नमस्कार दोस्तों,